This is Pot Spread. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सुनते हैं और खुद भी कहते हैं कि कोई देश विकसित है यानी डेवलप्ड है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये ज्ञान, ये समझ, ये आई कहाँ से? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम विकास की ज्ञान मीमांसा को समझेंगे, मतलब कि हम जो कुछ भी विकास के बारे में जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं। यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। विकास शब्द सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसकी परतों के नीचे कई धारणाएं, कई मान्यताएं छिपी हुई हैं। असल में प्रगति का पैमाना ये कौन तय करता है और कैसे तय करता है? इस जटिल विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कुछ बुनियादी शब्दों और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे विकास का एक खास पश्चिमी नजरिया पूरी दुनिया पर हावी हो गया। इसके बाद हम उन आवाज़ों को सुनेंगे जिन्होंने इस नजरिए को चुनौती दी, और फिर एक नए वैकल्पिक रास्ते को जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि आज के डिजिटल दौर में ये सवाल और भी ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गए हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए उसके बुनियादी औजारों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए पहले विकास के ज्ञान को समझने के लिए जरूरी कुछ अवधारणाओं को साफ कर लेते हैं। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, एपिस्टेम जिसका मतलब है ज्ञान और लोगोस जिसका मतलब है अध्ययन। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये ज्ञान का विज्ञान है। ये सवाल पूछता है कि जो कुछ हम जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई बात सच है और हमारे ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। यहाँ पर 2 और कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है सत्ता मीमांसा यानी ऑन्टोलॉजी, जो पूछता है वास्तविकता क्या है, जैसे गरीबी असल में क्या है। और दूसरा है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी, जो पूछता है हम उस वास्तविकता को जानते कैसे हैं, जैसे हम गरीबी को हर दिन $1 या $2 से ही क्यों मापते हैं, ये पैमाना किसने बनाया और क्यों बनाया। आप देख रहे हैं, यहीं से सत्ता और राजनीति का खेल शुरू होता है। अच्छा, ज्ञान को देखने के ये 2 बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। एक है प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। ये मानता है कि दुनिया में एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है जिसे हम आंकड़ों और तथ्यों से निष्पक्ष रूप से माप सकते हैं, जैसे कि जीडीपी 1 नंबर से देश का विकास बता दिया। वहीं दूसरी तरफ है रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। ये कहता है कि सच्चाई कोई एक नहीं होती, बल्कि वो सामाजिक रूप से बनती है। लोगों के अनुभव, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, ये सब मिलकर सच्चाई का निर्माण करते हैं। इसलिए ये आंकड़ों से ज्यादा लोगों की कहानियों को महत्व देता है। इन बुनियादी बातों को समझने के बाद अब जरा इतिहास में चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि कैसे विकास का एक खास पश्चिम केंद्रित नजरिया, एक वेस्टर्न पैराडाइम, पूरी दुनिया के लिए एक मानक बन गया। इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये जो टाइमलाइन है ये हमें पूरी कहानी बताती है। इसकी शुरुआत होती है औपनिवेशिक काल से, जहां समाजों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। फिर आया प्रबोधन काल, जिसने ये विचार फैलाया कि प्रगति का, आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही सीधा रास्ता है। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जीडीपी जैसे आर्थिक संकेतकों ने इस एक तरफा सोच को और भी पक्का कर दिया। औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था। नहीं, ये शक्ति का एक बहुत बड़ा हथियार था। इसने एक पिरामिड बनाया जिसमें सबसे ऊपर पश्चिमी ज्ञान था और सबसे नीचे था स्थानीय, स्वदेशी ज्ञान, जिसे पिछड़ा और अंधविश्वासी कहकर खारिज कर दिया गया। गैर पश्चिमी समाजों को अन्य यदि अदर की तरह देखा गया, जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत थी। ये जो कोट है ये प्रबोधन काल की सोच को बिल्कुल साफ साफ बताता है। मतलब ये मान लिया गया कि इतिहास एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है और उसकी मंजिल है पश्चिमी आधुनिकता। अब इस पैमाने पर बाकी सभी समाज तो जाहिर तौर पर पीछे ही माने जाएंगे। लेकिन जाहिर है ज्ञान के इस एकाधिकार को चुनौती तो मिलनी ही थी। तो अब हम उन ताकतवर आवाजों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस पश्चिमी मॉडल पर गहरे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, ज्ञान कौन बनाता है और ये ज्ञान किसके फायदे के लिए बनाया जाता है। पोस्ट कॉलोनियल विचारकों ने कहा कि विकास की ये पूरी भाषा, ये असल में औपनिवेशिक सत्ता को ही दूसरे तरीके से चला रही है। आर्टुरो एस्कोबार ने इसे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कहा। वहीं गायत्री स्पिवाक ने सबॉल्टन का कॉन्सेप्ट दिया।
यानी वो हाशिए पर पड़े समूह जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं है, उनके बारे में हमेशा दूसरे ही बोलते हैं। इन सभी विचारकों ने ज्ञान की उपनिवेशीकरण यानी एपिस्टेमिक डीकोलोनाइजेशन की मांग की। एक और बहुत बड़ी चुनौती आई नारीवादी दृष्टिकोण से। उनका तर्क था कि विकास का जो ज्ञान है वो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा और पुरुषों के लिए बनाया गया है। डोना हार्वे का स्थित ज्ञान का विचार कहता है कि ज्ञान कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वो हमेशा देखने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है। और सेंड्रा हार्डिंग का दृष्टिकोण सिद्धांत कहता है कि हाशिए पर खड़े लोग, खासकर महिलाएं, दुनिया को एक ऐसे अनूठे नजरिए से देखती हैं जो बहुत जरूरी है। और फिर आते हैं सबऑल्टन और स्वदेशी दृष्टिकोण, जो एक और भी बुनियादी चुनौती पेश करते हैं। वे पश्चिम के इस विचार को ही नहीं मानते कि प्रकृति और संस्कृति अलग अलग हैं। वे बहुसार्वभौमिकता या प्लूरिवर्सैलिटी की बात करते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां ज्ञान का कोई एक रूप नहीं बल्कि कई रूप एक साथ सम्मान के साथ मौजूद रह सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इन सभी आलोचनाओं का नतीजा क्या निकला? चलिए अब एक ऐसे व्यावहारिक विकल्प पर नजर डालते हैं जो इन आलोचनाओं से पैदा हुआ। ये विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो टॉप डाउन अप्रोच से हटकर बॉटम अप अप्रोच पर जोर देता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट से शुरू होती है, यानी अब विशेषज्ञ आकर ज्ञान नहीं देते बल्कि संवाद के जरिए सब मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। पाउलो फ्रेरे ने इसे चेतना जगाना कहा, जहां समुदाय अपनी असलियत और अपनी ताकत को पहचानता है। और इसका नतीजा ये होता है कि समुदाय अब सिर्फ योजनाओं को ग्रहण करने वाला नहीं रहता बल्कि अपने भविष्य का निर्माता बन जाता है। रॉबर्ट चेम्बर्स का ये छोटा सा वाक्य पुटिंग द लास्ट फर्स्ट इस पूरे दृष्टिकोण के सार को पकड़ लेता है। ये एक बहुत ही ताकतवर विचार है जो हमें पूरी विकास प्रक्रिया पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है, ताकि उन लोगों की आवाज़ सुनी जा सके जिन्हें अक्सर सबसे आखिर में रखा जाता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को आज के दौर में लेकर आते हैं। ज्ञान और शक्ति की ये जो बहस है ये आज टेक्नोलॉजी और डेटा के युग में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। आज हम डेटाफिकेशन के युग में जी रहे हैं। विकास को अब बिग डेटा और एआई के जरिए मापा और मैनेज किया जा रहा है, लेकिन इसके अपने खतरे हैं। जटिल सामाजिक मुद्दों को कुछ नंबरों में समेट दिया जाता है, गहरी राजनीतिक समस्याओं को महज तकनीकी गड़बड़ी मानकर सुलझाने की कोशिश की जाती है, और सबसे बड़ा खतरा है निगरानी का, कि डेटा कहीं नियंत्रण का एक शक्तिशाली हथियार न बन जाए। तो सवाल ये है कि क्या हम विकास के नाम पर एक नई तरह की डिजिटल कॉलोनी तो नहीं बना रहे? ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर लाता है, एपिस्टेमिक इनजस्टिस यानी ज्ञान मीमांसात्मक अन्याय। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति या समूह के ज्ञान को, उनकी कही बात को सिर्फ उनकी पहचान के कारण कम आंका जाता है या सिरे से खारिज कर दिया जाता है। देखिए, मिरांडा फ्रिकर ने इसके दो मुख्य रूप बताए हैं। पहला है टेस्टिमोनियल इनजस्टिस यानी साक्ष्य अन्याय। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी की गवाही को पूर्वाग्रह के कारण न मानना, जैसे एक विशेषज्ञ का एक आदिवासी महिला के स्थानीय ज्ञान को ये कहकर खारिज कर देना कि इससे क्या पता होगा। और दूसरा है हर्मेन्यूटिकल इनजस्टिस यानी व्याख्यात्मक अन्याय। ये तब होता है जब किसी समूह के पास अपने अनुभवों को समझने या बताने के लिए शब्द ही मौजूद न हों, क्योंकि समाज की मुख्य धारा की भाषा में उन अनुभवों को कोई जगह ही नहीं दी गई है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक ही बात पर वापस लाती है। ज्ञान मीमांसा सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये असल में शक्ति पर सवाल उठाना है। ये पूछना है कि किसके ज्ञान को सही माना जाता है और किसके ज्ञान को दबा दिया जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी विकास का रास्ता ज्ञान मीमांसात्मक बहुलवाद से होकर जाता है। इसका मतलब है इस बात को स्वीकार करना कि सच तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि ज्ञान के कई वैध तरीके हैं और हमें उन सभी का सम्मान करना होगा। और मैं इस चर्चा को इस एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। एक ऐसी दुनिया में जहां अनगिनत संस्कृतियां हैं, अनगिनत अनुभव हैं, अनगिनत सच्चाइयां हैं, क्या वहां प्रगति की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा हो सकती है? या फिर हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी चाहिए जहां प्रगति के भी कई अलग अलग रास्ते संभव हों? इस पर जरूर सोचेगा।